हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था और आप लोग को बताया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और बेहतरीन रिवीजन क्रैश कोर्स का सीरीज यानी RCC का पार्ट 2, जिसमें हम आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट और आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के जितने भी चैप्टर्स रह गए हैं उसको हम लोग रिवाइज कराएंगे। वैसे तो ऑलरेडी पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो हर एक चीज हमने बना के वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है, तो आपके लिए सभी टाइप के वीडियोस अवेलेबल है। साइंस के, मैथ्स के, SST के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी चीज मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो और देखते रहो। कोई भी चीज पढ़ना है यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करना, हमारे चैनल का नाम डाल के वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लो साइंस का चैप्टर पढ़ना है, 7th साइंस, चैप्टर 14, चैप्टर 12, चैप्टर 10, जो भी ऐसा डालोगे हमारे वीडियोस आपको नजर आ जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हो। अब जो न्यू ईयर का गिफ्ट मैंने आपके लिए प्लान कर रखा था, जो आपको मैंने बोला कि 5 तारीख से आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो टाइम टेबल आपको मैंने दिया कि वीक में साइंस एंड मैथ्स के दो लेक्चर आ जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको चीजें मिल रही होगी। 9th स्टैंडर्ड को मिल गई, 8th स्टैंडर्ड को मिल गई, अब 7th स्टैंडर्ड की बारी है। तो आज पहला लेक्चर होने वाला है, मतलब ये RCC पार्ट 2 का। तो 7th साइंस के लिए मैं रिवीजन कराने वाला हूं आज हमारा मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें हम लोग को सेल्स के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर क्या होता है सेल का ये पढ़ना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो देखो, ये चैप्टर बड़ा है, तो एक ही वीडियो के अंदर मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, इसको 2 पार्ट में करूंगा। जैसे कि चैप्टर का नाम भी आप देखोगे तो पहला है सेल स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग जितने भी सेल्स और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में होती है उसके बारे में बात करेंगे, और एक और लेक्चर लाऊंगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो फटाफट तौर पर करना, क्योंकि ये रिविजन लेक्चर होगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहना हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अगर अपने दोस्तों को बताना यार कि राहुल सर वैसे तो सब चीज पढ़ा रखा है सर ने, हर एक चीज अच्छी तरीके से पढ़ा के वीडियोस बना के अपलोड कर रखा है। सर चाहते तो आराम कर सकते थे, है कि नहीं? आप जानते हो, मैं अगर चाहूं तो मैं रेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि सभी कंटेंट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लगभग मोर देन 3500 के आसपास वीडियोस हमने बना रखा है। मैं चाहता तो रेस्ट कर सकता, लेकिन नहीं कर रहा हूं। क्यों? मन नहीं मानता यार। मैं घर पे जब आइडल बैठता हूं ना, जब मुझे थोड़ा काम नहीं होता और मैं जब खाली बैठा रहता, तो मैं सोचता हूं यार, ये जो खाली बैठा हूं यार, मैं क्या करूंगा बैठ के। चलो यार, कुछ वीडियोस बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए मैं रिकॉर्ड करता रहता हूं, कुछ ना कुछ बनाता रहता हूं। इससे मुझे खुशी मिलती है, और कहीं ना कहीं आप लोग को हेल्प हो जा रहा है, तो सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही चीज है। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों को ये एफर्ट्स जो है वो शेयर करके, वीडियो को शेयर करके जरूर से बताना। साथ ही में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो ये मेरा आईडी है, मैं लिख के दे देता हूं आपको। ठीक है, ये आईडी आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, या फिर डायरेक्टली मेरा नाम राहुल जायसवाल सर्च करोगे, तो आपको हमारे इंस्टाग्राम के चीजें आपको दिख जाएगी। तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ पे जाके जरूर से अच्छे से कर लेना, क्योंकि सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहोगे। कोई भी अपडेट्स या फिर कोई भी चीजें जब होती है मेरे लाइफ में या फिर हमारे चैनल के रिगार्डिंग, हम वहां पे आपको शेयर करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो। चलिए, तो ये जो RCC है यानी रिवीजन क्रैश कोर्स है, ये जनरली आपके सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए हेल्प हो जाएगा, और आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए भी रिवीजन के तौर पर आ जाएगा। चलिए, पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल का मतलब क्या होता है। देखो, सेल एक ऐसा चीज है, जैसे कि अगर मैं एकदम बारीकी से और एकदम बेसिक तौर पे बताऊं, देखो आपका स्टैंडर्ड 7th है, तो आपको एकदम बेसिक तौर पे ही समझना है। जैसे एक वर्ड होता है सेल, तो ये सेल वर्ड आपने एक और जगह सुना होगा, जो कि हमारे घड़ी जो होती है, घड़ी के पीछे लगता है, रिमोट के पीछे लगता है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। जैसे ये मेरे पास एक रिमोट है, तो अगर मैंने इसको निकाला तो यहां पे मुझे एक सेल दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। करेक्ट दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ये? ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब ये जो सेल है ना, ये एक दूसरा सेल है, जिसको नॉर्मल साइंटिफिक लैंग्वेज में पेंसिल सेल कहते हैं। पेंसिल सेल, जो कि एक तरीके का क्या है, इसके अंदर चार्ज स्टोर करता है, और वो चार्ज एक तरीके का मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कि आपको इस रिमोट में पावर की जरूरत होती है, तो वो पावर सप्लाई करता है स्टोर्ड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हम इस सेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये जो सेल है ये एक डिफरेंट सेल है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेल जो कि कहां होता है, जो कि होता है हमारे शरीर के अंदर, कोई प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर। तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी इंसान होता है, जानवर होता है या फिर प्लांट्स होता है, उसके शरीर के अंदर सबसे छोटा चीज अगर कोई प्रेजेंट है तो वो होता है सेल। ठीक है, अगर मान लो कि यहां से मैं एक चमड़ी, मेरा स्किन जो है ना, इधर से मैंने कट करके निकाला। ठीक है, यहां से मैंने इतना सा चमड़ी कट करके निकाला, स्किन कट करके निकाला। उस स्किन को अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर रखूं, तो हमें ना लाखों सेल्स दिखेंगे। मतलब जो सेल्स होता है वो एकदम छोटा एक पार्टिकल होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और वही सेल्स जब इकट्ठा होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल्स जब इकट्ठा होते हैं, तब जाके वो बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू इज नथिंग बट अ लेयर ऑफ सेल्स। वी कैन से कि बहुत सारे सेल्स जब जमा होते हैं तो एक टिश्यू बनता है, और यही टिश्यूज जब बहुत सारे जमा होते हैं तब बनता है एक ऑर्गन, और यही ऑर्गन जब जमा होता है तो बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम। एंड यही प्रॉपर तरीके से हमें रिप्रेजेंट करवाता है हमारा बॉडी।
तो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो प्लांट्स बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे छोटा चीज जो कि एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो होता है दोस्तों सेल। क्या होता है? सेल होता है। समझ में आया? तो याद रखना, सबसे छोटा चीज इस दुनिया में हमारे शरीर के अंदर या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो होता है सेल। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर तरीके से अरेंज हो गया, ठीक है, हमारे शरीर में कितने सारे ऑर्गन है, तो वो क्या बन गया? एक शरीर बन गया, यानी एक बॉडी बन गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। समझ में आ गया? अब ये जो सेल्स होते हैं, देखो सेल्स को कैसे मेजर किया जाए, क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ कैन वी मेजर द सेल, कि ये इतना छोटा होता है। पहली बात तो यार, इसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप। लेकिन कौन से माइक्रोस्कोप की? एक होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक और माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोस्कोप और ज्यादा एडवांस होता है। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जनरल तौर पे हमको अगर सेल देखना है जो कि इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से उसको देख नहीं पाए, जैसे देखो हम लोग कभी धूल मिट्टी देखते हैं, तो धूल मिट्टी का जो पार्टिकल्स होता है वो इतना छोटा होता है, फिर भी हम लोग को कहीं ना कहीं हल्का नजर आ जाता है। लेकिन वो सोचो कि आपका जो सेल होता है ना, जो शरीर के अंदर है, वो सेल ना उस धूल के पार्टिकल से, एक टाइनी पार्टिकल से भी वो करोड़ों गुना, करोड़ नहीं बोल सकता लेकिन एटलीस्ट लाखों गुना ज्यादा छोटा होगा। तो उसको हम लोग अपनी नेकेड आई से, यानी हमारी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। और माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक ऐसा मशीन होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर, मतलब जो एक जगह होता है उसके अंदर अगर कोई भी आप छोटे से छोटा चीज रखोगे तो हम उसको देख पाएंगे। तो उसका काम होता है माइक्रोस्कोप का, ठीक है ना। आप देखोगे तो आपको फोटोज देखने मिल जाएंगे कि कैसा दिखता है वो। और आपके स्कूल वगैरह में भी माइक्रोस्कोप होगा, तो आपने साइंस के लैब में या फिर लैबोरेटरी जिसको बोलते हैं उसमें देखा होगा, या फिर नहीं देखा तो अपने टीचर्स को बोलो यार कि यार टीचर प्लीज हमें दिखाइए माइक्रोस्कोप क्या होता है। और उम्मीद करता हूं कि आपके टीचर्स लोग दिखाएंगे, क्योंकि हम जब छोटे थे, हम स्टूडेंट्स थे, तो हमको भी दिखाया जाता था व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोप। तो एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कि अगर वो जो सेल है वो छोटा है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ना देखो, तो नॉर्मल साइज का जो सेल होता है, क्योंकि देखो सेल्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सेल्स भी कई सारे प्रकार के होते हैं, करोड़ों टाइप के सेल होते हैं, जिसका शेप भी अलग अलग होता है, जो हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का सेल है। कुछ ऐसे सेल है जो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स होंगे जो और ज्यादा छोटे होंगे, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी उसको देख नहीं पाएगा। तो उसके लिए चाहिए एक और ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप, जो कि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा पावरफुल, मैग्नीफाइंग इमेज क्रिएट करने वाला माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब कुछ मेजरमेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया? कि ये बहुत छोटे होते हैं। तो जनरली एक चीज हमें पता है, देखो ध्यान से देखना, एक चीज हमें पता है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, एमएम लिखते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब 10 मिलीमीटर का मतलब क्या? आपने जो स्केल देखा है आपके पास घर में, या फिर आपके जो ये होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, एक सेकेंड, उसमें स्केल होता है ऐसा, 15 सेंटीमीटर लाइन होती है उसमें, तो उसमें लाइनिंग्स होती है 1 2 3 4 5 बड़ा, फिर 1 2 3 4 5, तो ये पूरा मिला के क्या हुआ? ये आपका 1 सेंटीमीटर हुआ। तो 1 सेंटीमीटर में जो 1 2 3 4 ऐसा, तो कुल मिला के 10 लाइन्स होते हैं ना, वो 1 सेंटीमीटर के अंदर जो 10 लाइन होते हैं एकदम करीब करीब, एकदम छोटे छोटे, वो होता है आपका 1 सेंटीमीटर। और उसके अंदर जो एक एक छोटे छोटे लाइन है वो होता है आपका मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। और अगर मैं उस 1 मिलीमीटर को उठाऊं, 1 मिलीमीटर को उठाऊं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मिलीमीटर के अंदर होता है 1000 माइक्रोमीटर। मतलब सोचो कि वो एक छोटा सा हिस्सा, एक लाइन का हिस्सा, मतलब इतना छोटा सा, वो जो दिख रहा है आपके स्केल में, आप स्केल उठा के देखो आप अपना, वो उतना छोटा सा एक लाइन के अंदर भी अगर उसको मैं 1000 बार डिवाइड करूं, यानी उसके अंदर 1000 हिस्से लगाऊं छोटे छोटे, वो कितना छोटा हो जाएगा कि वो दिखाई नहीं देगा। तो उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? इस तरीके से लिखा जाता है, माइक्रो मतलब यू जैसा बनाया जाता है ऐसा, और ये मीटर, इसको ऐसा लिखते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर आपको पता ही है कैसे बोलते हैं इसको, माइक्रोमीटर। ये मिलीमीटर को मिलीमीटर, ठीक है, समझ में आया? लेकिन ये माइक्रोमीटर से भी और छोटी चीजें होती है, यानी कि इस साइज से भी और छोटे साइज होते हैं सेल्स के। तो याद रखना कि अगर मैं 1 माइक्रोमीटर को उठाऊं और उसको भी अगर और छोटा करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं 1 माइक्रोमीटर की बात करूं तो वो होता है लगभग 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर से भी कोई छोटा होता है, डेकामीटर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसकी बात पिकोमीटर होता है शायद, पिकोमीटर, डेका, ऐसे कुछ तो होता है।
ठीक है, तो ये याद रखना 1000 नैनोमीटर, मतलब सोचो कि उस 1 मिलीमीटर का भी 1000 हिस्सा किया, उसका एक पकड़ा, उसको भी 1000 टुकड़ा किया, तो यार वो इतना छोटा होगा कि हम तो जिंदगी में उसको अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी फेल हो जाएगा, वो नहीं देख पाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे होते हैं साइज, ऐसे होते हैं मेजरमेंट किसके? सेल के। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ऐसा चीज आपको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं शेप और साइज। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सेल होता है ना, हर एक टाइप का अलग अलग सेल्स होता है। जैसे मान लो कि हमारा आंख जो है वो भी सेल से बना होगा, ये मेरा स्किन भी सेल से बना होगा, मेरा जो फेस है वो अलग सेल से बना होगा, मेरा जो स्टमक है, पेट, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, जो भी ऑर्गन्स है, ये सभी जो होते हैं ना, ये अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के सेल से बनते हैं, और वो अलग अलग टाइप का जो सेल्स होता है वो भी अलग अलग शेप एंड साइज कैरी करता है, यानी कि हर एक के साइज अलग, शेप अलग, दिखने में अलग, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो सेल्स होता है, जैसे मैंने आपको बोला, इसका जो वेरिएशन होता है शेप एंड साइज का, वो बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपका शरीर जो है ना, जैसे ये पूरा आपका बॉडी दिख रहा है आपके अंदर, तो आपके अंदर अलग अलग करोड़ों टाइप के सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो करोड़ के करोड़ सेल होंगे। मतलब सोचो, आपकी इमेजिनेशन में अगर आप देखोगे, तो अगर आप काउंट करने जाओगे तब थक जाओगे, आपके शरीर के अंदर इतने टाइप के सेल है। आपका शरीर इतना बड़ा बना है, वो कैसे बना है? बिकॉज ऑफ सेल ज्वाइन हो के टिश्यू बने, टिश्यू ज्वाइन हो के ऑर्गन बने, ऑर्गन ज्वाइन हो के ऑर्गन, पूरा सिस्टम तैयार किया उन्होंने, और फिर एक कंप्लीट बॉडी बनी ना। तो आप सोच सकते हो वैसा। अब जो सेल्स होते हैं ना, कुछ हो सकता है कुछ सेल का जो शेप हो, साइज हो, वो सर्कुलर हो। सर्कुलर मतलब गोल जैसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूंगा यहाँ पे कि जो एग सेल होता है, ये नॉर्मली क्या होता है? गोल होता है। एक सेल जो होता है वो नॉर्मली गोल होता है, राउंड शेप में होता है। कुछ ऐसे रॉड शेप में होते हैं, जैसे आपका ये रॉड है, मान लो ये आपका जैसे लोहे का रॉड होता है ना, वैसे रॉड शेप में भी होते हैं। ठीक है ना, जैसे मसल सेल्स हो गए, ये थोड़ा सा आपका अलग शेप का होता है। जैसे कॉलमनार हो गया, कॉलमनार मतलब इस तरीके का कॉलम्स जैसे होते हैं, ऐसे भी सेल्स होते हैं। फिर स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल मतलब समझता है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, ऐसे टाइप के भी सेल्स होते हैं। ओवल होते हैं, अंडे आकार के शेप होते हैं, जैसे अमीबा आपने देखा होगा, तो अमीबा का ऐसा शेप होता है कुछ भी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें आपका रिंग जैसा, मतलब जो डोनट्स खाया आपने, डोनट में मेदू वड़ा खाया, मेदू वड़ा का शेप होता है रेड ब्लड सेल्स का। स्पाइरोकायरा जो होता है, ये कॉलमनार जैसा होता है, मतलब ऐसा बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से चीजें होती है इसके अंदर। तो ऐसे शेप्स होते हैं, ये सब आप डायग्राम जो है अपने बुक्स में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसल सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं। ठीक है ना, स्पर्म सेल्स जो हमारे शरीर के अंदर, मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, वो स्पर्म सेल होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के साइज होते हैं, और इनके जो साइज होते हैं वो कोई छोटे, कोई बड़े, कोई इतने छोटे कि उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाए हम लोग, उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। तो ऐसे कई सारे सेल्स होते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो सेल्स होते हैं ना, वो अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कुछ सेल्स होंगे जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगे, हार्ट यहां प्रेजेंट है लेफ्ट साइड, तो हार्ट में ना जो सेल्स होते हैं वो अलग टाइप के सेल्स होते हैं, तो उसको जनरली नॉर्मली हम लोग अलग टाइप का सेल्स बोलते हैं, जो कि क्या बोलते हैं उसको, कार्डियक मसल्स होते हैं उसके अंदर। और मसल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सेल से बनते हैं, तो कार्डियक मसल्स अलग होता है, किडनी, स्टमक, ये सब अलग ऑर्गन्स होते हैं। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो अलग होंगे। हमारी आंख जो होती है वो अलग सेल से बनी है। हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जीभ हो गई, जबान जिसको बोलते हैं, टंग बोलते हैं, ये सब अलग अलग टाइप के सेल्स है। मतलब क्या हुआ कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनका जो फंक्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। कुछ सेल्स का फंक्शन होता है रोशनी देना, जैसे आंखों की रोशनी, ये सब सेल से बना है। कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो सेल से नहीं बना होगा। हमारा जो हेयर है ना, बाल, ये भी एक सेल है दोस्तों, ये भी सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है, जो भी सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, इनका फंक्शंस भी बहुत ज्यादा अलग अलग होता है, और इनका लाइफ प्रोसेसेस भी अलग होता है। कुछ अलग काम कर रहे हैं, जैसे स्टमक क्या कर रहा है, खाना पचाने का काम कर रहा है। किडनी क्या कर रहा है, जो भी हम पानी पी रहे हैं उस लिक्विड को फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो हर एक चीज का क्या है, अपना अपना एक फंक्शन है, और वो अपना अपना एक लाइफ प्रोसेस करता है। और ये जो सेल्स है अगर नहीं होते हमारे शरीर में, तो ऑब्वियसली हम जिंदा भी नहीं रह पाते, और हमारे अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाता। जो सेल्स है, अगर इसको कोई स्टडी करना चाहता है सेल्स को लेके, तो ऑब्वियसली उसको डिटेल में देखने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको कि भाई जो सेल्स होता है अगर वो बहुत ज्यादा छोटे साइज का है, तो उसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। मतलब आंखों से तो देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे, बल्कि उसको देखने के लिए हमें थोड़ा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना कर सकता है, 2 × 10⁹, मतलब 2 × 2 और 10⁹, मतलब इसके आगे 9 बार जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और ये 200। तो कोई भी एक्चुअल जो सेल होगा उसको 200 करोड़ बार
मैग्नीफाई कर सकता है, मतलब वो इतना छोटा चीज है, उसका साइज वो 200 करोड़ बार बड़ा कर सकता है, तब जाके हम लोग उसको देख पाएंगे अपनी आंखों से। मतलब सोचो कितना सूक्ष्म होगा वो, कितना छोटा होगा वो, ये चीज आप उससे समझ पाओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल, सेल क्या है, उसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के कौन से सेल्स होते हैं, उसका शेप एंड साइज कैसा होता है, ये सभी चीज मैंने एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज कराने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत मजेदार है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरे चैप्टर का, जो सेल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। ठीक है, अब जो सेल्स होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, क्योंकि हमने हमारे पूरे इकोसिस्टम में, अगर हम बात करें पूरे हमारे नेचुरल चीजों की बात करें, तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट्स कहते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल्स कहते हैं। और वही एनिमल्स, जितने भी जंगली जानवर है, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल है, जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर कोई भी पैरासाइट हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया या फिर हम ह्यूमन बींग हो गए, ये सब किस में आते हैं? एनिमल्स में आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हम भी एनिमल है। यस, हम भी एनिमल्स है, बट हम बात कर पाते हैं, हम सब कुछ कर पाते हैं। एनिमल का मतलब जरूरी नहीं कि एनिमल मतलब जानवर हो, तो हमने हिंदी में उसको बोलने के लिए जानवर बोल रखा है ना, लेकिन एक्चुअल में एनिमल का मतलब होता है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोटाइल होते हैं, जो अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। 99% चीजें ऐसी होती है एनिमल्स के केस में, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो मोटाइल नहीं होते, यानी अपने जगह से नहीं घूम पाते, अपने जगह पे ही वो ग्रो होते हैं। तो दैट इज प्लांट्स। एंड प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर होता है, प्लांट्स का जो फंक्शन होता है, वो काफी अलग होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स एंड प्लांट। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स जो बना है वो अलग टाइप के सेल से बना है और जितने भी एनिमल्स बने हैं वो अलग टाइप के सेल से बने, और इसीलिए हमें क्लासिफाई करना है या फिर एक तरीके से डिफरेंशिएट करना है प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल। तो आपको कोई पूछेगा कि व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ सेल, दैट इज फर्स्ट वन इज द प्लांट सेल एंड दूसरा है एनिमल सेल। तो ये दोनों क्या है, थोड़ा सा हम बारीकी से देखते हैं। तो प्लांट सेल इस तरीके का दिखता है, एनिमल सेल इस तरीके का दिखता है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली ये क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, तो जो सेल होता है ना, वो सेल एक क्या होता है, एक राउंड या फिर स्पेरिकल या फिर रॉड या फिर कैसे भी शेप का हो सकता है। जैसे मान लो ये प्लांट सेल है जो थोड़ा ओवल शेप का दिख रहा है। तो सबसे पहले याद रखना कि कोई भी सेल होता है ना, उसका एक बाहर का कवरिंग होता है, कवच होता है। ये दिख रहा है जो मैं आपको ब्लैक कलर से लाइन से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या है? ये आपका एक बाहर का कवच है। एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या है? मैंने ब्लैक कलर से जो लाइनिंग्स बनाई है, ये आपका एक बाहर का कवच है। दिख रहा है आपको ये ब्लैक लाइन? अब ये जो ब्लैक लाइन जो मैंने बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल के सबसे बाहर का परत, जिसको नॉर्मल तौर पे कहा जाता है सेल वॉल। क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल कहते हैं। प्लांट्स के केस में जो सबसे बाहर वाला कवच होता है वो सेल वॉल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास बॉल है, बॉल क्रिकेट खेलते हो आप, बॉल, तो बॉल का एक ऊपर का लेयर होता है। कभी बॉल फटा है आपका क्रिकेट खेलने के लिए? हम तो खेलते थे रबड़ी बॉल, लाल वाले बॉल से खेलते थे, अक्सर कोई जोर से शॉट मारता तो फट जाता था। जब फटता है तो आपने देखा होगा कि एक ऊपर का भी लेयर होता है और एक अंदर से भी लेयर होता है, और वो थिकनेस इसका मोटा होता है। रबड़ का जो मतलब बॉल का जो थिकनेस होता है वो मोटा होता है। तो जो बाहर वाला परत, जो बाहर वाला प्रोटेक्शन था, उसको मान लो हम प्लांट्स के केस में सेल वॉल कहेंगे। और वही अगर एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो आप सोचोगे कि सर वो बाहर का परत क्या है फिर? तो याद रखना कि जैसे मैंने बोला कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, बाहर का कवच, वैसे इसके अंदर एक और कवर प्रेजेंट है। ठीक है, उस प्लांट सेल के अंदर एक और परत या फिर एक और लेयर प्रेजेंट है, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो आपको ये आना चाहिए ड्रॉ करने, और साथ ही में आपको ये पूछता है कि डिफरेंशिएट करो, क्लासिफाई करो, तो आपको आना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि प्लांट सेल एक सर्कल सबसे पहले बनाओगे जो कि होगा आपके लिए सेल वॉल, उसके अंदर थोड़ा सा गैप छोड़ के एक और चीज बनाओगे जो कि होगा आपका सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे मैंने बोला कि प्लांट सेल में बाहर का कवर है सेल वॉल, उसके अंदर थोड़ा सा एक और कवर है जो कि है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में बाहर का परत प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, तो उसमें कोई सेल वॉल नहीं है, लेकिन इसमें एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंदर वाला, वही उसके लिए बाहर वाला हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब एनिमल के केस में जो सबसे ऊपर होना चाहिए था, इसके ऊपर एक और जो लेयर होना चाहिए था ब्लैक वाला जिसका नाम था सेल वॉल, वो एब्सेंट है। सिर्फ और सिर्फ जो अंदर वाला, जैसे इसके पास प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, वैसे ये भी क्या है? प्रेजेंट है इसके पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको ये चीज ध्यान में रहेगा। सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट सेल में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि उसका अंदर का लेयर है, लेकिन एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो उसके लिए क्या है, बाहर का लेयर है, सबसे बाहरी का लेयर है। ये याद रहेगा। उसके बाद और भी क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट है मैं आपको बताता हूं, चलो ध्यान से देखना। अब इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, करेक्ट है, जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। स्टमक खाना पचाने का काम कर रहा है, ये जो फूड पाइप है वो खाना पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, हार्ट मेरा सर्कुलेशन का काम कर रहा है, ब्रेन मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। उसी प्रकार यहां पे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और इन ऑर्गन्स का अलग अलग नाम होता है। तो इसका नाम है दोस्तों राइबोसोम नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग 7th स्टैंडर्ड में हो, बस इतना ऊपर से बताऊंगा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और बहुत सारी और भी चीजें करती है, जो कि हम लोग और हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो पढ़ेंगे। आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि ये पूरे चैप्टर को अगर आप उठाओगे तो आपको कोई चीज का डिटेल नहीं पूछा है कि ये क्या फंक्शन करता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। हाँ ये वाला हो गया, हाँ एक और ये वाला मैं बताता हूं कहां गया, मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर प्रेजेंट है ये है, जो कि है ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे हमारे शरीर में दोस्तों ध्यान देना इस चीज को, हमारे शरीर में हमारा सब चीज, शरीर को कौन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग। वैसे पूरे सेल का दिमाग कौन होता है, ये होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, याद रखना इस चीज को। और उस न्यूक्लियस के अंदर भी एक और चीज प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, दिमाग का भी दिमाग, न्यूक्लियोलस, याद रखना। सेम उसमें भी वही चीज हो जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला ये आपके लिए क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अंदर एक और ये वाला जो कि हो जाएगा आपके लिए न्यूक्लियोलस, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर। और क्या चीजें होती है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पे मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूंगा कि जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि यहां पे जो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि यहां पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, आपने देखा होगा कि प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। वो कहां से आता है, यहां से आता है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन वही अगर आप यहां की बात करोगे, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। अगर आप देखोगे तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, मतलब इंसान ले लो, जानवर ले लो, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्या, ग्रीन कलर, हल्क तो है नहीं हम लोग की ग्रीन कलर हो जाएंगे हम लोग, है कि नहीं, तो वो चीज नहीं होता प्रेजेंट, याद रखना। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपको देखने मिल रहा है, ये वाला जो चीज है इसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये डायलॉग या फिर ये सेंटेंस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके रिएक्शन की वजह से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनती है। जो भी हम ताकत खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा अंदर के ऑर्गन्स भी चल रहे हैं और हम लोग को काम करने में हेल्प होता है। सिर्फ एनर्जी हमको ताकत नहीं देता काम करने के लिए, बल्कि एनर्जी हमको चाहिए क्योंकि हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है ना वो काम करते रहे। समझ में आ रहा है, जैसे गाड़ी को पेट्रोल लगता है वैसे हमारे शरीर को एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी कहां से आती है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर में जो खाना हम खाते हैं उससे वो रिएक्शन करके एनर्जी बनाता है। लेकिन एनर्जी के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। उसका पूरा प्रोसेस जब आप 8, 9, 10th में जाओगे तो पढ़ोगे, लेकिन अभी बेसिक तौर पर खाली याद रखना है। तो जैसे मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो जो खाना का प्रोसेस जो बन रहा है या फिर जो रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी जो बन रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है। और वो सेल के कौन से पार्ट में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो वो प्लांट के अंदर भी होगा और वो एनिमल के अंदर भी होगा। ये पार्ट देख पा रहे हो, ये पार्ट जो है आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, बस देखो 3-4, बस मेरे को ऐसा देखा जाए तो मैं पूरा बता सकता हूं, लेकिन आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ 3 से 4 नाम भी याद रखोगे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 4 पॉइंट लिखोगे तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, यहां पे भी होगा ये वाला, देखो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा आपके लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कई सारे और पार्ट है, यहाँ पे वेसिकल्स देखने मिल जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेन जो मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इतनी भी चीजों को याद रख लोगे, मैं आपको बोलता हूं दावे के साथ कि भैया प्लांट सेल एनिमल सेल में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैंने ऊपर से आपको बताने की कोशिश की, बेहतरीन तरीके से रिवाइज भी करा दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है, कौन से टाइप के सेल्स होते हैं और मेन डिफरेंस क्या है प्लांट सेल एनिमल सेल्स में, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
और 4 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कोई भी सेल की। अगर मैं बात करूं तो सेल के 4 मेन पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया। सबसे पहला है सेल वॉल। कोई भी सेल का, प्लांट सेल का जनरली बात करें तो सबसे बाहर का कवरिंग होता है सेल वॉल। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि सेल वॉल का काम क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे शरीर के ऊपर ये जो चमड़ी लगी हुई है, स्किन जो लगा हुआ है, वो नहीं होता तो हमारे अंदर के ऑर्गन्स विजिबल होते, दिखाई देते, कोई भी धूल मिट्टी आके अंदर चले जाते, खून में मिक्स हो जाते। तो ऐसा कौन होने से रोक रहा है, हमारी स्किन। वैसे ही जो सेल होती है ना, सेल के ऊपर एक बाहर प्रोटेक्शन होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, जो कि क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, ओनली इन प्लांट सेल। किसमें प्रेजेंट होता है भैया, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे मैंने बोला कि भैया सेल वॉल तो सेल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन जो एनिमल सेल है उसके ऊपर जो सबसे बाहर का कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। मतलब इन शॉर्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये भी आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट कवरिंग है किसके अंदर है, एनिमल सेल के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट कवरिंग के तौर पे प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट सेल में भी ये प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। कहां पे, एज ए इंटरनल। तो प्लांट सेल में भी है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, लेकिन वो इंटरनल में प्रेजेंट है। याद रखना, ये छोटी छोटी डिफरेंसेस है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अब जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो डायग्राम में, तो जैसे मैंने बोला कि ये पूरा सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे उसके छोटे छोटे ऑर्गन्स है, सेल के अंदर सेल ऑर्गन्स है, ठीक है ना। अब ये जो पार्ट आपको पूरा पूरा दिख रहा है, जो ऑर्गन्स को छोड़ के न्यूक्लियस के बाहर, यानी कि इन शॉर्ट अगर ये मेरा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है मेन वाला, ये न्यूक्लियस जो है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये जितने भी आपको पार्ट दिख रहे हैं, ये वाले जितने भी पार्ट दिख रहे हैं, ये पूरा पार्ट को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में एक ऐसा पार्ट है जो कि एक फ्लूइड, कौन सा, स्पेस बिटवीन, स्पेस फिल्ड विथ लिक्विड, लिक्विड से भरा हुआ पार्ट है बिटवीन किसके अंदर, जो सेल वॉल, या फिर आप बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, ज्यादा बेटर लगेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी हिस्सा प्रेजेंट है वो एक लिक्विड से भरा हुआ है दोस्तों, और उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसका काम करता है। लास्ट में वही है सेल ऑर्गेनेल्स। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स है, जो सेल के ऑर्गन्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं भाई क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना। सेल्स के अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो लिख दो। क्लोरोप्लास्ट के अलावा हमने देखा गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने नहीं लिखा है, जो कि लाइजोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और क्या बताया मैंने आपको, रेटिकुलम बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं एटसेट्रा डाल देता हूं, एक्सेट्रा लिख देता हूं, ताकि आप लोग ये सब चीजें याद रख सको। तो इतना भी आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। तो ये आप लिख सकते हो, बेहतरीन तरीके से याद करके जाओ, अच्छी तरीके से पढ़ के जाओ। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यही था पूरा सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पूरा हमने डिटेल में आपको रिवाइज करा दिया। अब इस चैप्टर के अंदर एक और जो पार्ट है जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट, उसको हम हमारे अगले लेक्चर नंबर 2 में रिवाइज करा देंगे, और ये चैप्टर हमारा रिवीजन के तौर पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसके आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो ऑलरेडी सब चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, तो उसको भी आप देखो, पढ़ाई करते रहो। रिवीजन लेक्चर्स भी ऐसे ही आते रहेंगे आरसीसी वाले, ठीक है। तो पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आपको कैसा लग रहा है, मतलब पढ़ के कैसा लगा, रिवीजन हमारा मेहनत आपको कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।